जय हिंद दोस्तों, मैं किचन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। भारतीय नौसेना के जंगी युद्धपोतों पर वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट P044 के तहत स्टेबलाइज्ड लॉन्च मैकेनिज्म सिस्टम की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसका इस्तेमाल वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल को स्थिर और सटीक तरीके से लॉन्च करने के लिए किया जाएगा। और अभी फिलहाल समुद्री परीक्षणों के लिए यानी कि नेवल ट्रायल्स के लिए इसे एक नौसैनिक जहाज पर लगाया जाएगा। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल दोस्तों दुश्मन के कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन, हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट को तुरंत जवाब देने के लिए किया जाता है। ये काफी तेजी से प्रतिक्रिया देने वाला हथियार है जो कि जहाज को अचानक होने वाले हवाई हमले से बचा सकता है। ये जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि चाइना, पाकिस्तान जैसे देशों की बढ़ती हुई समुद्री गतिविधियां भारत के लिए टेंशन है। इसलिए भारत को एक तेज और भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। यहाँ पर वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम दोस्तों जंगी पोतों को 360 डिग्री का एयर डिफेंस कवच प्रदान करेगा, जिससे कि उनकी सर्वाइवलिटी बढ़ जाएगी। और दोस्तों भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I पनडुब्बियों में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल लगाई जाएगी जो कि वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से छोड़ी जाएगी। वर्टिकल लॉन्च सिस्टम एक खास तरीके का सिस्टम है जिससे कि मिसाइल को सीधे ऊपर की ओर यानी कि वर्टिकली पानी के नीचे से छोड़ा जा सकता है। कहा ही जा रहा है कि प्रोजेक्ट 75I पनडुब्बियों में कम से कम 8 ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज मिसाइलें लगाई जाएंगी। ब्रह्मोस ER की रेंज 800 किलोमीटर तक है। इसकी स्पीड मैक 2.8 है। मतलब साफ है कि पनडुब्बी बिना सतह पर आए ही मिसाइल छोड़ सकती है, जिससे कि दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि उस पर हमला हो गया है। यहाँ पे प्रोजेक्ट 75I में दोस्तों जर्मनी की कंपनी थीसेनक्रुप मरीन सिस्टम एक मजबूत दावेदार है, जिन्होंने हमें U214NG की पेशकश की है, जिसमें कि भारत अपनी जरूरत के हिसाब से वर्टिकल लॉन्च सिस्टम जोड़ सकता है। इवन इतना ही नहीं है दोस्तों, इसके अलावा भारत अपनी पुरानी कलवरी क्लास और सिंधु घोष क्लास की पनडुब्बियों में भी ब्रह्मोस NG लगाएगा। हालांकि ब्रह्मोस NG यानी कि ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन छोटी, हल्की और 533 mm के टॉर्पीडो ट्यूब से छोड़ी जा सकती है। इसकी रेंज 290 से 450 किलोमीटर है। मतलब साफ है कि ज्यादा बड़े बदलाव नहीं करने पड़ेंगे इन मौजूदा पनडुब्बियों में। इसमें आसानी से इसे फिट कर दिया जाएगा, यानी कि इनके जरिए भारतीय नौसेना की लंबी दूरी की हमला करने की क्षमता बढ़ेगी, खास करके हिंद महासागर में चाइना की बढ़ती हुई मौजूदगी को देखते हुए। और ये मिसाइलें दुश्मन के जहाज, तटीय ठिकानों और जमीन के अंदर बने ठिकानों को तबाह कर सकती है। कुल मिलाकर नई पनडुब्बियां ज्यादा ताकतवर और मॉडर्न होंगी, पुरानी पनडुब्बियां कम खर्च में अपग्रेड होंगी। ब्रह्मोस मिसाइल जो कि भारत की समुद्री ताकत का एक बड़ा हथियार बनेगा। बहुत चीजें दोस्तों जो कि भारतीय नौसेना के लिए किया जा रहा है। दोस्तों फिक्की में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था न्यू एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी का। इस दौरान दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल राहुल R सिंह ने एयर डिफेंस को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि इस बार हमारे शहरों और आबादी वाले इलाकों पर हमला नहीं हुआ है, लेकिन अगली बार ऐसा हो सकता है, इसलिए हमें पहले से तैयार रहना होगा। हमारे सामने एक बॉर्डर था लेकिन दुश्मन 3 थे। पाकिस्तान सबसे आगे, चाइना पाकिस्तान को हर तरीके की मदद कर रहा था, तुर्की ने भी पाकिस्तान को तकनीकी मदद की। मतलब पाकिस्तान की 81% मिलिट्री चीजें जो है वो चाइना से आई है। इसका मतलब पाकिस्तान की ताकत चाइना से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। और इवन चीन को पूरा का पूरा लाइव टेस्टिंग का मौका मिल रहा था, क्योंकि वो अपने हथियारों को पाकिस्तान के जरिए जंग के हालात में आजमा रहा था। इस दौरान दोस्तों मैं भी यहाँ पर पहुंचा हुआ था। आपके लिए इसके लिए एक पूरा डिटेल वीडियो जो उन्होंने कहा है वो मैं कल डालूंगा। यानी कि दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल सिंह का कहना है कि आने वाले वक्त में भारत को और भी बड़े खतरों के लिए तैयार रहना होगा, खास करके आबादी वाले इलाकों की सुरक्षा, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक जासूसी के मामले में। ऐसे में दोस्तों भारत को अब अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करना होगा, ताकि अगली बार दुश्मन चाहे जितने हो, देश पूरी तरह से सुरक्षित रह सके। वहीं दोस्तों NSA अजीत डोभाल ने यूके की यात्रा की है, और ये जो यात्रा थी उनकी वो इंडिया यूके स्ट्रैटेजिक डायलॉग के तहत। इवन उन्होंने यूके के NSA जोथान पॉवेल के साथ मुलाकात की। दोनों देशों के बीच भारत यूके रिलेशन, वैश्विक मुद्दे और टेक्नोलॉजी सुरक्षा पर चर्चा की गई। और इस यात्रा का मेन एम ये है कि भारत और यूके के बीच स्ट्रैटेजिक सहयोग को मजबूत करना, खासकर कि डिफेंस, सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। वहीं दोस्तों भारत की राफे एम्फिर कंपनी ने डासो सिस्टम की मदद से ड्रोन टेक्नोलॉजी में बड़ी सफलता पाई है। आपको बता दें कि राफे एम्फिर ने डासो सिस्टम के 3D एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपने ड्रोन बनाने के काम में तेजी लाई है। और 3D एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है जो डिजाइन, सिमुलेशन यानी कि टेस्टिंग जैसे हालात जिसमें किए जाते हैं और टीमों के बीच सहयोग को एक साथ जोड़ता है। मतलब साफ है कि इस तकनीक से दोस्तों पहले जिस प्रोटोटाइप को बनाने में सालों का वक्त लगता था वो सिर्फ 3 महीनों में तैयार हो जाता है। इससे कंपनी को जल्दी और बेहतर डिजाइन तैयार करने की मदद मिलेगी। और इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि राफे एम्फिर और डासो की साझेदारी भारत में तेज, स्मार्ट और स्वदेशी ड्रोन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने का एक बेहतरीन उदाहरण है। कैट्स वॉरियर को लेकर भी दोस्तों एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसे HAL काफी तेजी से डेवलप कर रहा है। और ये जो कैट्स वॉरियर है वो तेजस फाइटर जेट के साथ मिलकर काम करेगा। कैट्स यानी कि कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम, जो कि एक अनमैन एरियल व्हीकल है जो कि इंसानी पायलटों के साथ मिलकर काम करेगा। ये दुश्मन पर स्ट्राइक, निगरानी और खुफिया जानकारी इकट्ठा करेगा, यानी कि जोखिम भरे मिशनों को ये अंजाम देगा।
ऐसे में एचएएल के प्रमुख डीके सुनील ने कहा कि इस वक्त एचएएल काफी तेजी से कैट्स पर काम कर रहा है। ड्रोन के एयरफ्रेम के साथ इंजन चलाकर टेस्ट किया गया है। तेजस और कैट्स वॉरियर के बीच डेटा लिंक कम्युनिकेशन की भी जांच हो रही है और 2026 में फ्लाइट कंट्रोल और एरोडायनेमिक का काम पूरा हो जाएगा। पहली उड़ान 2027 में इसकी की जाएगी। कैट्स वॉरियर के आ जाने से इंडियन एयरफोर्स की ताकत जबरदस्त बढ़ जाएगी। ये गेम चेंजिंग हथियार होगा। अभी तो ये फिलहाल तेजस जैसे स्वदेशी फाइटर जेट के साथ मिलकर काम करेगा, लेकिन आगे एमका के साथ भी ये काम करेगा। इसके अलावा भारतीय वायुसेना फ्रांस से A330-200 फिनिक्स मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट को 3 साल की वेट लीज पर लेने की तैयारी कर रही है। इसमें फ्रांसीसी क्रू और मेंटेनेंस टीम भी शामिल होगी ताकि इनके ऑपरेशन में कोई दिक्कत ना आए और ये सौदा भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के आधार पर ही किया जाएगा। बातचीत 2025 के अंत तक पूरी हो जाएगी इसके लिए। और आपको मालूम है कि वर्तमान में हालत हमारे काफ़ी ख़राब है इस तरीके के मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट को लेकर। हमारे पास 6 IL-76 टैंकर विमान है। मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है। अब इनकी सर्विस लाइफ भी काफ़ी कम बची हुई है। इनका जो ऑपरेशनल स्टेटस है वो 70% से नीचे है। लेकिन यहाँ पर ये जो A330 MRTT है ये डुअल इंजन वाला टैंकर एयरक्राफ्ट है जो कि एयरबस A330-200 विमान पर आधारित है। इसमें फ्लाई बाय वायर रिफिलिंग बूम है, होज एंड ड्रॉक पॉड्स हैं और ये अपने साथ 111 टन का फ्यूल ले जा सकता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल सैनिकों और सामान ले जाने के लिए भी किया जा सकता है और इवन इमरजेंसी मेडिकल मिशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इससे पहले इंडियन एयरफोर्स तो कम से कम 6 A330 MRTT खरीदने पर विचार कर रही थी, लेकिन लागत की वजह से ये डील अटक गई। हालांकि यहाँ पर लीज पर लेना एक पायलट ट्रायल की तरह होगा, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स इन्हें मेक इन इंडिया के तहत HAL से भारत में तैयार करवा सकती है। यहाँ पर चुनौतियाँ भी काफ़ी ज़्यादा हैं। हमें अभी जो विदेशी क्रू आएगी उस पर निर्भरता रखनी पड़ेगी और हमारे पास अलग अलग फाइटर जेट्स हैं, उनके साथ इंटरऑपरेबिलिटी की चुनौतियां भी आएंगी। लेकिन कुछ भी कहो, फिलहाल किराए पर लेने की जो बात कही जा रही है A330-200 फिनिक्स टैंकर को, तो ये हमारे लिए एक स्ट्रैटेजी कदम माना जा सकता है। एटलीस्ट कम से कम ये हमारे इंडियन एयरफोर्स को कुछ हद तक जो सबसे बड़ी कमी है इनकी उसे तो पूरी करेगा। वहीं HAL दोस्तों जुलाई 2025 के अंत तक तेजस मार्क 1A फाइटर जेट का पहला यूनिट तैयार करने जा रहा है। ये एयरक्राफ्ट नासिक प्लांट से बनेगा। इवन HAL के चेयरमैन डीके सुनील कुमार ने कहा कि HAL मार्च 2026 तक 3 से 4 और तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट बना लेगा। HAL का लक्ष्य है कि 2025 में कम से कम 12 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट बनाए जाएं और 2026 से पहले कम से कम 4 एयरक्राफ्ट तैयार भी कर दिए जाएं। वहीं दोस्तों HAL अब एमका प्रोटोटाइप के लिए मनमानी कर रही है और ये बड़ा आरोप लगाया है प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने। दरअसल भारत का एमका प्रोजेक्ट अब विवादों में घिरता हुआ दिख रहा है। इस प्रोजेक्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के पास है, आप सबको मालूम है। लेकिन कुछ प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने ये आरोप लगाया है कि इस प्रोसेस को जानबूझकर ऐसा बनाया गया है कि HAL को ज्यादा फायदा हो सके। दरअसल दोस्तों जल्द ही अब प्री एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पर एक बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले कई प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने कहा कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में जो शर्तें रखी गई है जिनसे HAL को ही कॉन्ट्रैक्ट मिलने की पूरी संभावना है। एमका के लिए आप सबको मालूम है कि 5 प्रोटोटाइप विमान जो है वो 2028-2029 तक तैयार किए जाने हैं। पहली उड़ान 2029 और इसका प्रोडक्शन 2035 में शुरू किया जाने का लक्ष्य रखा गया है और ये पूरी की पूरी परियोजना मेक इन इंडिया का हिस्सा भी है। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के अपने कंसर्न इसलिए भी हैं दोस्तों क्योंकि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में ये साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी बोली लगाने वाली कंपनी या साझेदार या फिर समूह पूरी तरह से भारतीय नागरिक के स्वामित्व और कंट्रोल में होना चाहिए। इससे विदेशी कंपनियों के साथ भागीदारी करना लगभग असंभव हो जाएगा। इवन दोस्तों कहा तो ये भी गया है कि जो CEO और CFO जैसे प्रमुख पद होंगे उसमें भी केवल भारतीय नागरिक हों। इससे दोस्तों प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो किसी विदेशी एक्सपर्ट को नियुक्त नहीं कर सकते। इवन HAL ने पहले ही 24 कंपनियों से भागीदारी के प्रस्ताव भी लिए हैं और एक ऐसा मॉडल रखा है जिसमें HAL की हिस्सेदारी 50% होगी और 4 अन्य कंपनियों को केवल 12.5% और 12.5% ही मिलेगा। मतलब HAL को पूरी तरीके से इसके लिए कंट्रोल मिल जाता है और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों की भूमिका बिल्कुल सीमित हो जाती है। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां दोस्तों ये भी कह रही हैं कि HAL के पास माना कि एक्सपीरियंस है, लेकिन तेजस मार्क 1A में भी देरी और इंजन की सप्लाई की दिक्कतें देखी जा रही हैं। टाटा एडवांस सिस्टम, L&T, भारत फोर्स, वेम टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियों के पास अनुभव और क्षमता तो है, लेकिन उन्हें बराबर मौका नहीं मिल पा रहा। इन कंपनियों का भी दोस्तों साफ तौर पर कहना है कि हमारे पास विदेशी तकनीकों का सहयोग होना बहुत जरूरी है और जिसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की जो शर्तें हैं वो इन्हें रोक रही हैं। मतलब साफ है कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां मान रही हैं कि एमका प्रोजेक्ट में सिर्फ HAL को बढ़त मिल रही है। इससे न केवल इनोवेशन इफेक्टिव होगा बल्कि ये प्रोजेक्ट की स्पीड और जो क्वालिटी है उस पर भी असर डालेगा। साथ ही ग्लोबल एक्सपीरियंस और तकनीक का लाभ उठाने का मौका हमें नहीं मिल पाएगा। यही वजह है कि भारत को चाहिए कि वो HAL और प्राइवेट सेक्टर के क्षेत्रों को समान अवसर देकर एक मजबूत और समय पर तैयार फाइटर जेट को विकसित करने का मौका दें। तो ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।